अंतर्गत क्रय शक्ति समता सिद्धांत पर चर्चा करें। क्रय शक्ति समता सिद्धांत वास्तव में विनिमय दर निर्धारण का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यह सिद्धांत 1920 में प्रोफेसर गुस्ताव कैसल ने प्रस्तुत किया था। इसके अंतर्गत दो देशों की मुद्राओं की क्रय शक्ति के आधार पर विनिमय दर का निर्धारण किया जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार से क्रय शक्ति समता सिद्धांत के अंतर्गत विनिमय दर का निर्धारण होता है, क्रय शक्ति को किस प्रकार से कंपेयर करते हैं, साथ ही साथ यदि किसी अर्थव्यवस्था में घरेलू मूल्य स्तर में वृद्धि होती है तो उसका प्रभाव एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे किस प्रकार से पड़ता है। तो आइए विनिमय दर निर्धारण के सिद्धांत क्रय शक्ति समता सिद्धांत पर हम लोग चर्चा करते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन प्रोफेसर गुस्ताव कैसल द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जो कि 1920 में डेवलप किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार दो अपरिवर्तित कागज करेंसी वाले देशों के विनिमय दर का निर्धारण उनकी क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर की जाती है। अर्थात दो अपरिवर्तित कागज करेंसी मतलब कम से कम दो देश होना चाहिए जिसमें जो करेंसी चल रही है वो अपरिवर्तित है। अपरिवर्तित का मतलब होता है अगर हमारे देश में रुपी चल रहा है, रुपी का नोट है, और अमेरिका में डॉलर चल रहा है, तो दोनों अगर हम रुपी लेकर के अमेरिका जाते हैं और अमेरिका में हम रुपी देते हैं तो कोई भी रुपी लेने वाला नहीं है। अर्थात रुपीज की वैल्यू केवल हमारे कंट्री में है, जबकि अदर कंट्री में हम जाएंगे तो वहां पर उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। इसलिए इसे हम कहते हैं अपरिवर्तित कागज करेंसी। ये केवल जो कागज करेंसी होती है वो हमारे देश में ही चलती है और हमारे देश पे ही इसको एक्सेप्ट करते हैं, इसकी वैल्यू होती है, लेकिन अदर कंट्री में इसकी वैल्यू शून्य हो जाती है। इसलिए इसे अपरिवर्तित कागज करेंसी कहा जाता है। जबकि पहले गोल्ड और सिल्वर कॉइन चलते थे जो किसी भी देश द्वारा एक्सेप्ट किए जा सकते थे, तो वहां पर परिवर्तित करेंसी थी। बट अब चल रही है तो अपरिवर्तित कागज करेंसी। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया कि इंडियन रुपीस और अमेरिकन डॉलर, तो अपरिवर्तित कागज करेंसी वाले देश हमने दो देश ले लिए। कौन कौन से? इंडिया और यूएसए ले लिया। विनिमय दर का निर्धारण उनके बीच रुपीज और डॉलर के बीच एक्सचेंज रेट क्या होगा, कितने डॉलर हमको मिलेंगे हमारे रुपीज के बदले में, या $1 प्राप्त करने के लिए हमको कितना रुपीज देना पड़ेगा, इसका निर्धारण उनकी क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर किया जाता है। अर्थात दोनों देशों की खरीदने की पावर कितनी, उनकी करेंसी की घरेलू बाजार में खरीदने की पावर कितनी है, उसके आधार पर विनिमय दर का निर्धारण किया जाता है। तो ये सिद्धांत हमें ये बताता है कि यदि दो देश हैं, दोनों देशों के मध्य ऐसी करेंसी चल रही है जो उनके घरेलू बाजार में तो एक्सेप्ट की जाती है लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर एक्सेप्ट नहीं की जाती, वहां पर उन दोनों करेंसियों की उनके घरेलू बाजार की क्रय शक्ति की जांच की जाती है और उसके आधार पर विनिमय दर का निर्धारण किया जाता है। तो इस प्रकार प्रत्येक देश, जो भी हमारे पास देश है, उस देश की करेंसी, उस देश की करेंसी की क्रय शक्ति क्षमता, मान लीजिए भारतीय रुपीज है, भारतीय रुपीज की भारत में क्रय करने की पावर और अमेरिकन डॉलर की अमेरिका में क्रय करने की पावर, इसके आधार पर हम कंपेयर करके विनिमय दर का निर्धारण करते हैं। ओके, तो इस प्रकार हम प्रोफेसर गुस्ताव कैसल ने वास्तव में क्रय शक्ति समता के आधार पर विनिमय दर का निर्धारण करने की बात कही। इस सिद्धांत के अनुसार सबसे पहले दोनों देशों की क्रय शक्ति का आकलन किया जाता है। एक पर्टिकुलर वस्तु ली जाती है, कॉमन वस्तु ली जाती है जिसकी गुणवत्ता और मात्रा दोनों देश में लगभग समान रहे, मतलब 98-99% तक समान हो, होमोजीनियस कमोडिटी हो। उसको उस देश की मुद्रा कितना परचेज कर रही है, कितनी मुद्रा लगती है, अदर कंट्री की मुद्रा उसको खरीदने में कितनी अधिक मुद्रा लगती है, उसके आधार पर क्रय शक्ति क्षमता देखी जाती है और जिसके आधार पर विनिमय दर का आकलन किया जाता है। तो सबसे पहले दोनों देशों की क्रय शक्ति का आकलन किया जाता है एक निश्चित वस्तु को लेकर के। निश्चित वस्तु कुछ भी हो सकती है, आपका कोई भी ड्यूरेबल कमोडिटी, आपका
क्या कहते हैं, लैपटॉप्स हो सकते हैं, मोबाइल फोन्स हो सकते हैं, या कोई भी चीजें हो सकती है, कोई वस्तु का बंडल हो सकता है, जो निश्चित हो, जिसकी गुणवत्ता और मात्रा दोनों देशों में लगभग समान होनी चाहिए, तभी क्रय शक्ति के आधार पर विनिमय दर का निर्धारण किया जा सकता है। एक एग्जाम्पल अब ले लेते हैं। मान लीजिए भारत में एक पेन, वही पेन इंडिया में है, वही पेन अमेरिका में, दोनों पेन सेम है। भारत में उस पेन को खरीदने के लिए हमको कितना रुपीस देना पड़ता है? 70 रुपए देना पड़ता है। ये 70 रुपीज हम दे करके उस पेन को मार्केट से खरीदते हैं। लेकिन वही पेन जब अमेरिका में हम परचेज करते हैं, तो वही एक पेन खरीदने के लिए हमें $1 देना पड़ता है। ठीक है, भारत में वही पेन खरीदने के लिए हम 70 रुपए देते हैं, और अमेरिका में वही पेन खरीदने के लिए हम $1 देते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि एक्सचेंज रेट क्या है, कि अमेरिकन $1 भारतीय 70 रुपए के बराबर होगा। ठीक है, देखिए यहां पर हमने क्रय शक्ति समता, भारत की क्रय शक्ति हमने चेक की एक पेन को खरीदने के आधार पर, वही अमेरिकन के डॉलर की क्रय शक्ति हमने एग्जामिन की पेन को, उसी पेन के रिकॉर्डिंग, और आपस में हम फिर कंपेयर कर लेते हैं, तो $1 बराबर 70 रुपए विनिमय दर भारत और अमेरिका के मध्य होनी चाहिए, जो कि हमने क्रय शक्ति के आधार पर कैलकुलेट किया है। अभी हमने उदाहरण के माध्यम से देखा कि इस सिद्धांत के अनुसार दो देशों के बीच विनिमय दर, एक्सचेंज रेट, उस बिंदु पर निर्धारित होगा जहां दोनों देशों की अपनी अपनी क्रय शक्तियां समान हो। भारत की उसी पेन के लिए क्रय शक्ति 70 रुपीज थी, अमेरिका में उसी पेन के लिए $1 थी। अतः जहां पर दोनों देशों की क्रय शक्तियां समान होती है, उनको आपस में कंपेयर करने पे हमें विनिमय दर का निर्धारण पॉइंट प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार विनिमय दर बराबर, अगर विनिमय दर को हम एक फॉर्मूला के रूप में एग्जाम में, नेट जेआरएफ एग्जाम में बहुत अधिक पूछा जाता है, आप बहुत अधिक इस पे फोकस करिए। विनिमय दर बराबर विदेशी करेंसी की घरेलू कीमत, फॉरेन करेंसी है उसकी डोमेस्टिक मार्केट में क्या प्राइस है, घरेलू कीमत सूचकांक ऑब्लिक, दोनों के ऑब्लिक विदेशी कीमत सूचकांक, इसके आधार पर हम विनिमय दर का निर्धारण कर लेते हैं। अर्थात एक्सचेंज रेट बराबर, हमारे पास एक्सचेंज रेट बराबर R0 इंटू PA1 अपॉन PA0 अपॉन PB1 अपॉन PB0। तो यहां पर हम जीरो जो है वो आधार अवधि को दिखाता है, यानी बेस ईयर को दर्शाता है, और 1 जो होती करंट ईयर होती है। ए और बी क्रमशः दो देश हैं जिनके हमने कीमत सूचकांक को लिया है, और R0 आधार अवधि में विनिमय दर को, यानी पहली हमारी विनिमय दर क्या थी उसको हमने लिया, तो हम करंट ईयर का विनिमय दर ज्ञात कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला बहुत अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है क्रय शक्ति समता सिद्धांत के अनुसार विनिमय दर निर्धारण का फॉर्मूला क्या है। तो इसके अंतर्गत एक देश उसका वर्तमान कीमत सूचकांक और बेस ईयर पे, बी देश उसका वर्तमान और उसका बेस ईयर, इसके आधार पर कैलकुलेट किया जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या विनिमय दर, मान लीजिए $1 बराबर 70 रुपए, यानी हमारे पास $1 बराबर 70 रुपए निर्धारित हो गए, ये $1 बराबर 70 रुपए, तो क्या ये विनिमय दर में परिवर्तन हो सकता है? क्या ये विनिमय दर चेंज हो सकती है? हाँ, चेंज हो सकती है। वो कैसे चेंज हो सकती है? क्योंकि एक पेन जिस कंट्री में बनता है, हो सकता है अमेरिका तक पहुंचने में इसकी परिवहन लागत बढ़ जाए, भारत तक आने में परिवहन लागत कम हो जाए, तो ऑटोमेटिक इसका मूल्य प्रभावित होगा। जब मूल्य प्रभावित होगा तो क्रय शक्ति प्रभावित होगी, जब क्रय शक्ति प्रभावित होगी तो ऑटोमेटिक विनिमय दर क्या हो जाएगी? प्रभावित होगी। इसलिए क्रय शक्ति समता सिद्धांत के अनुसार हम कोई भी वस्तु को में परिवहन लागत को अवश्य जोड़ेंगे, प्रशुल्क की बात अवश्य करेंगे, बीमा, बैंकिंग,
इसके कारण विनिमय दर में ऊपर और नीचे थोड़ा सा परिवर्तन संभव हो सकता है। प्रश्न पूछा जाता है, क्या क्रय शक्ति समता सिद्धांत के अनुसार विनिमय दर में परिवर्तन संभव है? यस, संभव है। परिवहन लागत, प्रशुल्क, बीमा, बैंकिंग और अन्य खर्चों को यदि हम शामिल कर दें तो विनिमय दर में परिवर्तन श्योर होगा, जो देश की करेंसी की मांग और पूर्ति के द्वारा भी निर्धारित होगा। तो इसकी ऊपरी सीमा वस्तु निर्यात बिंदु कहलाएगी, ठीक है, कमोडिटी एक्सपोर्ट पॉइंट कहलाएगा, तथा निचला बिंदु वस्तु आयात बिंदु कहलाएगा। यानी इसके 2 पॉइंट्स होते हैं, एक हमारे पास होता है वस्तु निर्यात बिंदु, दूसरा होता है वस्तु आयात बिंदु। इसी दो बिंदुओं के मध्य विनिमय दर फ्लैक्चुएट करती रहेगी, ऊपर नीचे होती रहेगी, इन बिंदुओं के ऊपर नहीं जा पाएगी, क्योंकि ये हमारे पास एक प्रकार का बाउंड्री लिमिट कर दे रहे हैं। आइए हम गुस्ताव कैसल के क्रय शक्ति समता सिद्धांत को रेखाचित्र के माध्यम से और अधिक स्पष्ट करते हैं। यहाँ पर हमने आधार अक्ष पर क्वांटिटी ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज को लिया है तथा परपेंडिकुलर में एक्सचेंज रेट को लिया है कि विदेशी विनिमय दर दोनों देश के मध्य कितनी होगी। यहाँ पर डीडी विदेशी विनिमय की मांग को दिखाता है। विदेशी विनिमय की मांग का तात्पर्य ये होता है कि हमारे पास इंपोर्ट कितना है। वास्तव में इंपोर्ट जो दिखाता है, इंपोर्ट विदेशी विनिमय की मांग को दिखाता है। अब ये कैसा क्यों होता है? जब हम आयात ज्यादा करेंगे, तो जब आयात ज्यादा करेंगे तो आयात ज्यादा करने के लिए हमको भुगतान करने की आवश्यकता होगी, जो भी जिसके लिए हमें विदेशी करेंसी चाहिए। मान लीजिए हमने अमेरिका से एचपी का लैपटॉप लिया, एचपी के लैपटॉप मांगे, अब हम अपने विदेश, अब हमको अमेरिका को डॉलर में पेमेंट करना है, तो डॉलर में पेमेंट करना, तो जितना अधिक हम इंपोर्ट करेंगे विदेशी विनिमय की मांग भी उतनी अधिक होगी। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कहेंगे कि हमको डॉलर की उपलब्धता कराए, हम अपना रुपीस देंगे उनको, डॉलर लेंगे और उस डॉलर को पेमेंट कर देंगे। तो विदेशी विनिमय की मांग इंपोर्ट खाते या आयात खाते के द्वारा होता है। जितना अधिक आयात होगा विदेशी विनिमय की मांग भी अधिक होगी। वहीं विदेशी विनिमय की पूर्ति एसएस को दर्शाता है और ये हमारे पास एक्सपोर्ट को दर्शाता है। विदेशी विनिमय की पूर्ति, मान लीजिए अमेरिका का डॉलर हमारे पास कितना अधिक है, तो हम एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे तो विदेशी देश हमको अपनी मुद्रा देंगे, और जब विदेशी देश हमको अपनी मुद्रा देंगे तो वो हमारे पास सप्लाई खाता या एक्सपोर्ट के द्वारा ही बढ़ेगा। मान लीजिए जापान को हमने कुछ वस्तुएं दी, चाइना को दिया, तो हर देश से जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो वो अपनी करेंसी में हमको पेमेंट करते हैं, जिसके कारण विदेशी मुद्रा भंडार हमारे पास इकट्ठा हो जाता है, और ये विदेशी मुद्रा भंडार हमारे पास विदेशी विनिमय की पूर्ति कहलाता है। ये धनात्मक ढाल का होता है, अर्थात एक्सचेंज रेट बढ़ती जाती है तो विदेशी विनिमय की पूर्ति भी बढ़ती जाती है। जहां पर डिमांड एंड सप्लाई बोथ आर इक्वल, जहां पर मांग तथा पूर्ति दोनों बराबर हो जाते हैं, उस बिंदु को हम लोग संतुलन बिंदु कहते हैं, और विदेशी विनिमय दर OR होगी तथा विदेशी विनिमय की मात्रा OQ होगी। इस प्रकार विदेशी विनिमय दर OR तथा विदेशी विनिमय की मात्रा OQ होगी, संतुलन बिंदु E है। अब हमारे पास ये देखिए कि ये जो लहरदार रेखा है, ये लहरदार रेखा 3 हमको दिखाई पड़ रही है। तो जो हमारे पास मीडियम में है, ये हमारे पास पीपीटी परचेजिंग पावर पैरिटी को दिखाती है, ऊपर कमोडिटी एक्सपोर्ट पॉइंट को दिखाती है तथा नीचे कमोडिटी इंपोर्ट पॉइंट को दिखाती है। हम इसके पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि विदेशी विनिमय में माइनर परिवर्तन संभव है। वो परिवर्तन किसके कारण होता है? परिवहन, प्रशुल्क, बीमा, बैंकिंग आदि के कारण। तो ये विनिमय दर फ्लैक्चुएट कर सकती है, अर्थात विदेशी विनिमय दर ऊपर नीचे होती रहेगी, जो ये हमारे पास पॉइंट्स दर्शा रहे हैं। अब हम देखते हैं, यदि डोमेस्टिक मार्केट में, यानी मान लीजिए भारत में किसी वस्तु का मूल्य बढ़ जाए तो उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा। हम ये मान लेते हैं कि भारत में कोई भी वस्तु है, उसका मान लीजिए अभी हमने पुराने एग्जांपल में देखा था पेन, उसका प्राइस बढ़ जाए।
अगर किसी कारण से प्राइस बढ़ जाए तो क्या होगा? प्राइस बढ़ जाने से भारत के लोग अपनी वस्तुओं को कम खरीद करके विदेश से आयात ज्यादा करेंगे। क्यों? वही पेन जब हमारे यहाँ 70 रुपए से बढ़ करके 80 रुपए या 90 रुपए हो गया तो हम अपने मार्केट से क्यों ले? हम 70 रुपए का एक एक डॉलर से 70 रुपए बराबर $1 है, क्यों ना हम अमेरिका से वही पेन ले ले। तो जिसके परिणाम स्वरूप हमारे देश में आयात बढ़ेंगे। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, यदि घरेलू देश में किसी वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है तो उसके परिणाम स्वरूप आयात बढ़ जाएंगे, क्योंकि हम अपने डोमेस्टिक मार्केट घरेलू बाजार में उस वस्तु को लेने की अपेक्षा जहां पर दूसरे देश में सस्ता है क्यों ना हम उनसे आयात कर लेंगे। जब आयात के लिए डिमांड करेंगे तो विदेशी विनिमय की मांग रेखा ऊपर की ओर खिसक जाएगी, जो कि यहां पर D1 और D1 से दर्शा रहा है। विदेशी विनिमय की मांग रेखा दाहिनी ओर खिसक जाती है। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, जब किसी देश में मूल्य स्तर में वृद्धि होती है तो उसके परिणाम स्वरूप वहां के लोग उस वस्तु को अपने देश से न खरीद करके अन्य देशों से खरीदते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आयात बढ़ते हैं तथा निर्यात घटते हैं। आयात बढ़ने के परिणाम स्वरूप हम लोग नई डीडी रेखा से D1 रेखा पर चले जाते हैं, अर्थात मांग रेखा दाहिनी ओर खिसक जाती है। विदेशी विनिमय की मांग रेखा दाहिनी ओर खिसक जाती है और निर्यात घटने से पूर्ति रेखा बाईं ओर खिसक जाती है, जो कि SS से खिसक कर S1 हो गई है। तो ये देखिए, क्योंकि निर्यात हमारे कम होते हैं और हमारे पास आयात बढ़ जाते हैं, तो जिससे आयात बढ़ने से ये दाहिनी ओर खिसक गई और D1 रेखा में प्राप्त हो गई। और हमारे पास निर्यात कम होने से हम क्या कहते हैं कि हमारी वस्तु महंगी हो गई है, इसलिए इंटरनेशनल के लेवल पे कोई लोग हमारी वस्तु को अब खरीदेंगे नहीं। क्यों नहीं खरीदेंगे? क्योंकि आपने महंगी वस्तु दे रहे हैं, तो हमारे निर्यात कम होंगे। जब निर्यात कम होंगे तो विदेशी विनिमय की पूर्ति भी कम हो जाएगी, जिससे हमारे पास विदेशी विनिमय पूर्ति एसएस जो है वो बाईं ओर खिसक जाएगी और नया संतुलन बिंदु हमें E1 प्राप्त होगा। और इस संतुलन बिंदु पर हम देखिए विनिमय दर OR से बढ़कर OR1 हो जाती है। विनिमय दर OR से बढ़कर OR1 हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में निर्यात तेजी से बढ़ते हैं। विनिमय दर बढ़ने के कारण एक प्रकार से अर्थव्यवस्था डिवैल्यूएशन का शिकार हो जाती है और विनिमय दर ऊंचे होने के कारण एक्सपोर्ट तेजी से बढ़ते हैं और इंपोर्ट तेजी से घटते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हम ई से पुनः संतुलन बिंदु ई की तरफ आने लगते हैं। इसीलिए यहां पर एक ये रेखा जो हमारे पास वेव टाइप है, इसे कहते हैं कमोडिटी एक्सपोर्ट पॉइंट। अगर एक्सचेंज रेट OR से OR1 की तरफ जाएगी तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा और इंपोर्ट घटेगा, जिसके परिणाम स्वरूप हमारी विनिमय दर जो ऊपर की ओर जा रही थी वो पुनः नीचे की ओर आने लगेगी और पुनः संतुलन विनिमय दर OR पर आ जाएगी। OR पर आ जाएगी। वहीं यदि किसी कारण से देश में मूल्य कम होगा तो उसके परिणाम स्वरूप विदेशी विनिमय में हम लोग मूल्य कम होने से हमारे इंपोर्ट घटेंगे और इंपोर्ट घटने से हमारी मांग रेखा नीचे की ओर आएगी और पूर्ति रेखा ऊपर की ओर हो जाएगी। यानी बाएं ओर हमारे पास मांग रेखा आ जाएगी और दाहिनी ओर पूर्ति रेखा खिसकेगी। तो यहां पर कहीं पर इस रेड पॉइंट पर हमारे पास विदेशी विनिमय यानी एक्सचेंज रेट निर्धारित होगा और इस जैसे हमारा एक्सचेंज रेट कम हो जाएगा, $1 बराबर 40 रुपीज हो जाएगा, अर्थात इकोनॉमी ओवर वैल्यूएशन हो गई है, अर्थात अर्थव्यवस्था में निर्यात महंगे हो गए हैं और आयात सस्ते हो गए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में निर्यात कम होंगे और आयात बढ़ेंगे, जिससे विनिमय दर पुनः ऊपर की ओर जाएगी और संतुलित विनिमय दर OR पर आ जाएगी। इस प्रकार क्रय शक्ति समता सिद्धांत के अंतर्गत अर्थव्यवस्था ऑटोमेटिक पावर के द्वारा संतुलित विनिमय दर की ओर केंद्रित रहती है। तो क्रय शक्ति समता सिद्धांत के अंतर्गत मुख्य बिंदु
घरेलू देश में या किसी देश की घरेलू बाजार में वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य में वृद्धि या कमी विनिमय दर को प्रभावित करती है और विनिमय दर में प्रभाव पड़ने के कारण अर्थव्यवस्था में निर्यात तथा आयात में प्रभाव पड़ता है, जिससे विनिमय दर पुनः पूर्व संतुलन बिंदु पर आ जाती है। यही है प्रोफेसर गुस्ताव कैशल का क्रय शक्ति क्षमता सिद्धांत। यदि आपके कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।